आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि आज भी हमारे देश में हर दिन 90 रेप के केसेस आते हैं। आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि आज भी हर साल हमारे देश के किसान, हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। आज़ादी मुबारक हो, सरकार भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए हर साल 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराती है। आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि 100 करोड़ की हमारी जनसंख्या ऐसी है जो कि न्यूट्रिशन रिच फूड अफोर्ड नहीं कर सकती। आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि भारत की जवानी बेरोजगारी में बीती जा रही है। आज़ादी मुबारक हो, सबसे ज़्यादा युवाओं का देश होने के बावजूद भी हम एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाते। आज़ादी मुबारक हो कि इस ई गवर्नेंस के युग में भी हर साल हमारे देश में छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलते हैं। आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे वाहियात सिस्टम है। आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि अगर आज भी हमें देश के आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी अगर न्याय चाहिए, उसके लिए भी हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। इस देश की आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि यहाँ पर गरीब के लिए और अमीर के लिए दोनों के लिए नियम अलग हैं। अब जरा एक एक करके इन सारी घटनाओं को देखते हैं। जिस तरीके से रिसेंटली अभी कोलकाता में डॉक्टर का रेप केस देखने को हमें मिला, क्या ऐसे केसेस जब तक भारत में आते रहेंगे तब तक तुम कल्पना कर सकते हो कि भारत विश्व गुरु बनेगा? कैसे विश्व गुरु बन सकता है? हर दिन जहाँ पर 90 महिलाओं के रेप केसेस आते हों, और ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डेटा बताता है लगभग 90% रेप के केसेस उन्हीं के खानदान में, उन्हीं के घर के लोगों के होते हैं। तो अब कैसे डाटा बाहर आएगा? क्या यही आज़ादी चाहिए थी तुम्हें? क्या यही देश चाहिए था तुम्हें? क्या ऐसे ही भारत विश्व गुरु बनेगा? क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए ज़रूरत है कि आदमी और औरत दोनों कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तभी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, तभी इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में हम अच्छा कर पाएंगे। ज़रा अपने देश की हुकूमत से पूछो, अपने हुक्मरानों से पूछो कि इस देश में जो तुम बात करते हो कि गर्ल्स के लिए हम सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो भारत में जितने न्यायालय चलते हैं, जितने भी ये जो कोर्ट चल रहे हैं, कचहरी हैं, इनमें कितने में वुमेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? वुमेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोड़ो, इनसे ये भी पूछो जा करके जो न्यायालय चल रहे हैं, इनकी बिल्डिंग खुद की है कि किराए पे है? आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में जो ज़्यादातर कोर्ट हैं उनकी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है। ये लोग वुमेंस के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? वुमेन सेफ्टी की जो बातें करते हैं उनके लिए जो आप लॉ बना दोगे, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करा पाओगे। आज हम ई गवर्नेंस के युग में हैं, आज भी हमारे देश में कितने करप्शन होते हैं। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम निकल के आया, छोटे से छोटे हर लेवल पे स्कैम होते हैं। किसी भी नेता के यहाँ पर रेड पड़ती है, करोड़ों रुपए निकले। नेता छोड़ो, छोटा सा एक मामूली सा कलेक्टर, उसके घर पे रेड पड़े तो वहाँ करोड़ों रुपए निकल आते हैं। तो बताइए आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? और जबकि अगर हम बात कर लें, आईटी सेक्टर में भारत टॉप लीडर में आता है वर्ल्ड में, लेकिन उसके बाद भी हम क्यों नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पा रहे हैं जो कि ई गवर्नेंस को बढ़ाए, जिसमें कि गवर्नमेंट का रोल कम हो, जिससे कि हम भ्रष्टाचार कम कर पाएँ। क्योंकि ये जो आपके हुक्मरान हैं, ये जो आपके नेता हैं, ऐसा अगर कर देंगे तो ये कहाँ से खाएंगे? मेन बात तो ये है कि ये रुपए कैसे कमाएंगे? और ज़रा भारत के किसानों की बात कर लें। सरकार को हर साल 6,000 रुपये भारत के किसानों को किस्त देनी पड़ती है, जिससे कि उनकी मदद हो जाए। सोचिए कितनी बड़ी राशि है 6,000 रुपये। और अब ज़रा दूसरी तरफ से सोचना शुरू करिए कि किसानों को अगर 6,000 रुपये सरकार को देने पड़ रहे हैं तो उन किसानों की क्या हालत होगी? ज़रा आप सोचिए, जो हज़ारों किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी क्या कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। ये देश के आज हालात हैं। क्या ऐसी आज़ादी चाहिए थी? और रुकिए, देश में लगातार हेल्थ बजट को कम करा जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम कहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन ज़रा आप जाइए 10th के बच्चे से जा करके, 10th भी छोड़िए, जो बच्चा जिस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहा हो उससे जाके उस सब्जेक्ट का बेसिक पूछ लीजिए। इस तरीके की पढ़ाई है। जिस देश की सरकार खुद ये बोलती हो कि हमारे देश के युवाओं में स्किल की कमी है, तो आपने किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया? आपने स्किल लर्निंग प्रोग्राम क्यों नहीं प्रोवाइड करा पाए बचपन से? ये कमी नाकामी इस देश की सरकार की है, उससे भी ज़्यादा कमी इस देश की जनता की है। इस तरीके से अभी हमने पुणे में पोर्स एक्सीडेंट केस देखा था। मतलब कि जनता को अगर न्याय चाहिए तो उसे न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देश की आज़ादी के लगभग 80 साल हो रहे हैं। अगर देश की आज़ादी के 80 साल बाद भी
जनता को न्याय मांगने के लिए रोड पर उतरना पड़े, तो ये न्याय क्या काम का। बहुत अच्छी बात बोली जाती है पॉलिटिक्स में कि जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाइड। अगर देश में जनता को अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पे उतरना पड़े तो ये संविधान किस मतलब का, फंडामेंटल राइट किस मतलब के। यहाँ पे जस्टिस डिले की बात तो छोड़ दो, डिले तो होता ही है, 10 साल 11 साल तक केस चलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो जस्टिस लेने के लिए भी जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। देश की 80 साल की आज़ादी लगभग हो चुकी है, ऐसी आज़ादी चाहिए थी तुम्हें। और अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, भ्रष्टाचार का मतलब क्या समझते हो कि इतना ही है कि नेता ने रुपए खा लिए। वो रुपए तुम्हारे लिए आए थे कि तुम्हारे यहाँ की रोड अच्छी बन जाए, तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा रोड बन जाए, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट जैसी घटना ना हो। अगर वही रोड कल को अच्छी बनी होती, वही रोड ज़्यादा 4 लेन 6 लेन के हाईवेज़ होते, एक्सीडेंट के केस कम होते, ट्रैफिक रूल्स अगर अच्छे से फॉलो करवाए जा रहे होते। आज भी देश के अंदर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे तुम्हें एक भी सिंगल ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ऐसी देश की हमारी कंडीशन है। ये करता है भ्रष्टाचार कि आपकी जो थाली के लिए रोटी आई होती है, वो रोटी भी भ्रष्टाचार आपसे छीन लेता है। और वो जाती किस पे, ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनके पेट में वो आपकी रोटी जाते हैं, क्योंकि इनके पेट कभी नहीं भरते। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी ये आपकी रोटी छीनने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। और ज़रा अब बात इस देश की यूथ की भी कर लेते हैं, क्योंकि बोला जाता है इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो यूथ है भारत में है। भारत की जवानी की क्या बात करो, एजुकेशन सिस्टम में भारत की जवानी बर्बाद करते हैं। अब ये जवानी आगे कैसे बढ़े, उसके लिए तुमने हर जगह पर एग्ज़ाम पैटर्न ला के डाल दिया है। देश की युवाओं की 7 करोड़ की आबादी केवल और केवल सरकारी नौकरी की तैयारी करने में निकल जाती है। बाकी के बचे कुचे नीट की, IIT की प्रिपरेशन करने में वो आबादी ख़त्म। इनकी पूरी जवानी तो ऐसे निकल गई। किस तरीके से अब तुम भारत को महान बनाओगे, बताओ किस तरीके से भारत को तुम विश्व गुरु बनाओगे। देश का जो यूथ है वही जो बर्बाद है, नशे की लत में पड़ा है, दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे हैं। कोई देश के यूथ को काम रहने गया है तो वो कितना ज़्यादा देश में योगदान दे पाएगा। और इन सब की जिम्मेदार भी ये सरकार है, क्योंकि अगर वोट चाहिए फ्री विल योजना चला दें कि आज तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है तो लो हम तुम्हें देते हैं खाने के लिए, ताकि कल को तुम बगावत पे ना उतर सको। इस तरीके की व्यवस्था है हमारी। और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। उसके बाद भी ज़रा बताना कितने ज़्यादा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हम लेकर के आए। चाइना और अमेरिका जिसकी कि 32-33 करोड़ की आबादी है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लेकर के गया। और हमारे पास कितने गोल्ड मेडल हैं, या गोल्ड मेडल की भी बात छोड़ दो, टोटल मेडल कितने हम ले पाए हैं। ये हालत है हमारे देश की जवानी की, तो किस तरीके से तरक्की कर पाओगे। और आज अगर तुम मेडिकल की बात कर लो इंडिया की, एक डॉक्टर के ऊपर 36 घंटों का प्रेशर होता है। 36 घंटे तो बहुत कम बोल दिए, एक डॉक्टर के ऊपर 72 घंटों का प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है। ना तो तुम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर पाए, ना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर पाए। एजुकेशन में ना तो तुम टीचर अच्छे भर्ती कर पाए, और जो डॉक्टर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं तो डॉक्टर्स की ना तो संख्या बढ़ा पाए, जिससे कि डॉक्टरों के ऊपर जो 72 घंटे का प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर कम हो और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, क्योंकि उनका चेकअप ठीक समय पर हो सके, उन्हें ठीक तरीके से दवाइयाँ मिल सकें, और हम अपने आप को विश्व गुरु बनाने चले। और अगर थोड़ी बहुत अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी बात कर लो, जहाँ पर कि ऐसे मैसेज सर्कुलेट करे जाते हैं, मेरा देश महान, मेरा भारत महान। ये पहला हमारा ऐसा देश है जिसके नाम पे कि कोई एक समुद्र का नाम उस देश के नाम पर रखा गया है। ज़रा कभी गूगल करके देखना, इंडियन ओशियन जो हमें नाम मिला है वो हमें दिया किसने, वो नाम हमें देने वाला अमेरिका। कितने ज़्यादा हम महान हैं कि एक ओशियन जो कि अब हमारे नाम से जानी जाती है, जो कि हमारे बिल्कुल नीचे है, उसका नाम हमारे नाम पर हो जाए, वो भी एक विदेशी देश दे रहा है, और उस पर भी हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जब हमारे नेता को कोई दूसरा नेता लेने आता है उस पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब हमारे देश के बड़े बड़े रईसजादे अपने बच्चों की शादी करते हैं तो इस देश के जो गरीब भिखारी जनता है वो खुश होती है कि देखो मेरे भारत का नाम कर दिया कि 5,000 करोड़ रुपए उसने अपने इस बच्चे की शादी में खर्च करे, तो मेरे भारत की तारीफ़ है, मेरे भारत की दुनिया भर में डंका बज रहा है, तो मैं भी उसमें खुश हूँ। कभी तुमने अपनी हालत देखी है, तुम्हारी थाली से निवाला तक छीना जा रहा है, क्या हालत हो चुकी है। ये देश आज वो देश बन चुका है जहाँ पर कि नौकरी मांगने के लिए लाइन लगती हैं। PhD होल्डर जहाँ पे चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
ऐसी हालत हो चुकी है देश की। लेकिन फिर भी मेरा देश महान, मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं बनने वाला। उसके लिए तुम्हें काम करने पड़ेंगे। बताओ ज़रा, अभी कुछ बीते सालों में 100 सालों का आंकड़ा ले लो, कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भारत ने करके दिए, कितने ज़्यादा इनोवेशंस भारत ने करके दिए जो कि विश्व में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और साइंस की फील्ड में क्या ही भारत ने ऐसा दे दिया। और जब ये सवाल मैं करूँगा तो कुछ निकल के आएंगे चूजे, वो कहेंगे कि भारत ने 0 दिया, भारत से संस्कृति निकली। वो जब तुम बात कर रहे हो ना, वो आज से 1500 और 2000 साल पहले की बात कर रहे हो। और उस टाइम पर वो पढ़े लिखे लोग थे, तुम्हारी तरह नहीं थे बेवकूफ़, तुम्हारी तरह वो गवार लोग नहीं थे। उन्होंने पढ़ाई करी थी। आज तुम ये बोलने के लिए तो गूगल से देख करके आ जाते हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज पढ़ करके तो आ जाते हो बताने के लिए। तुम खुद कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अपना डाटा दो, अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या आता है। अपने पूर्वजों के नाम पे जो तुम हर बार कि मेरे पूर्वज ऐसे थे, माना कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, लेकिन आज हम क्या हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में एक समय था आज से 2000 साल पहले कि जो भी आइडियोलॉजी चलती थी ज़्यादातर भारत से वो लोग मोटिवेट होते थे। लेकिन आज का समय क्या है कि आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड से मोटिवेट हो रहे हैं। कभी भी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करी तुमने कि ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पूरा वर्ल्ड हमसे मोटिवेट होता था, आज हमें दूसरों के पीछे चलना पड़ रहा है। लेकिन तुम कब जियोगे? आज से 2000 साल पहले जियोगे। उससे क्या मिलने वाला है? उससे भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, उससे भारत दोबारा से महान नहीं बन जाएगा। मेरी बात को समझो। ये जो मैं तुम्हें खामियां गिना रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हें खामियां बता रहा हूँ, देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझा रहा हूँ कि जब तक तुम अपने देश की खामियां नहीं देखोगे, जब तक तुम अपने देश की कमियों को नहीं जानोगे, उसे नहीं मानोगे, तो हम कैसे उसे ठीक कर पाएंगे। मैं केवल तुमसे इतना बताना चाहता हूँ कि ये फील्ड है जहाँ पर कि हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो तुम हर बात में बोलते हो कि हर चीज़ पहले भारत में हुई, किसी भी साइंस की बात कर लो, तुम ग्रंथ खोल के ले आओगे कि ये चीज़ भारत में हुई थी। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि बाकी की जो दुनिया थी वहाँ पर कुछ नहीं था, हर चीज़ भारत में थी। और अगर ऐसा तुम कहते हो तो तुम वेदांत का अपमान कर रहे हो, तुम वेदों का अपमान कर रहे हो। क्योंकि वेद और वेदांत तो कहते हैं कण कण में ईश्वर है। वेदांत कहते हैं कि ये पूरा जो संसार है एक ही परम पिता की संतान है हम सब। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि जो भारत की संतानें थी वही केवल अच्छी हैं और बाकी की जो दुनिया की थी वो निठल्ली थी। तो ईश्वर में इतना ज़्यादा मतभेद क्यों? तुम अपमान उस भगवान का कर रहे हो जब तुम बोलते हो कि केवल चीज़ें हमारे भारत में थीं। जरा जा कर के पढ़ो, दूसरी भी सभ्यताएं देखो, वो भी सभ्यता थी, वो भी अच्छी विकसित थी। और कोई भी सभ्यता कभी अकेले दम पर विकसित नहीं हो सकती। जरा पूरा जब इतिहास पढ़ोगे तो पता लगेगा। शुरू से भारत ट्रेड करता रहा है, दूसरों के साथ व्यापार करता रहा है, जिसकी वजह से दूसरे के आइडियाज़, विचारधारा हमारे पास आती रही हैं, जिनकी वजह से उन्हें जब हमने अडॉप्ट करा तब जाकर हम बेहतर बने। लेकिन आज तुमने विदेशों की विचारधारा तो एकदम स्वीकार करना ही छोड़ दिया कि नहीं वो तो विदेश की है, मैं क्यों मानूं। नहीं मानोगे तो ऐसे ही बेवकूफ़, ऐसे ही मूर्ख बने रहोगे। और अगर भारत में पढ़ने लिखने की बात करने लगो तो वो एक तो जुल्म जैसा होता है, क्योंकि हमने कभी भी शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम केवल रुपए पैसे के पीछे भागते रहे और आज भी वही हम कर रहे हैं। आज भी अगर हमें शिक्षा चाहिए तो किस लिए चाहिए? ताकि हम आगे चल करके अच्छे रुपए कमा सकें। लेकिन ज़रा अमेरिका और वो कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखो, उन्होंने पहले शिक्षा ली, उसके बाद उनके पास रुपए आया, उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। आज अगर वहाँ पर ग्रेजुएशन लोग करते हैं तो किस लिए करते हैं पता है? ताकि उन्हें उस फील्ड में रिसर्च करनी होती है। और हमारे यहाँ क्यों ग्रेजुएशन करी जाती है? ताकि शादी हो जाए, सरकारी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, इसलिए ग्रेजुएशन करी जाती है। और वहाँ पर अगर कोई सरकारी नौकरी भी करी जाती है तो इस मोटिव से करी जाती है कि मुझे सर्व करना है कंट्री के लिए और रुपए कमाने तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊँगा। लेकिन सरकारी नौकरी सर्व करने के लिए करी जाती है। और भारत में किस लिए करी जाती है? जबकि पता है सरकारी नौकरी में 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अगर एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, आराम से 20 से 30 लाख रुपए दहेज मिल जाएगा, आराम से रिश्वत खाएंगे, पूरी ज़िंदगी मौज से कटेगी। देश के गद्दार हो तुम, ये देश तुम्हारी वजह से बर्बाद है। अगर देश को बेहतर बनाना है तो मेरी बात मानो, हम सबको उठना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी और अच्छी शिक्षा पहले लेनी भी पड़ेगी, तभी तो दे पाओगे। और उससे हम एक नव भारत का निर्माण करेंगे। जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें छोड़ो कि 2000 साल पहले ऐसे थे,
तुम 2000 साल पहले जाने वाले नहीं हो। पहले चीज़ें थी वो बीत चुकी, हमें आज बेहतर बनना है, हमें इस दुनिया को बेहतर बनाना है। और जो हर बात पे तुम कि भारत भारत मेरा भारत महान, तो बाकी के कोई देश बर्बाद नहीं है। अगर इतिहास पढ़ोगे तो अफ्रीका से जब हम सब लोग निकले, जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है अफ्रीका से निकले, उसके बाद आकर के दुनिया के अलग अलग कोनों में बस गए। तो अगर देखोगे तो तुम्हारा नेटिव अफ्रीका है, तो भारत तुम्हारा नेटिव नहीं हुआ। और ये प्लेट मूवमेंट भी होती रही है, तो कैसे क्या बताओगे कि किस देश के हैं हम? ये दुनिया हमारी है। इसीलिए भारतीय संस्कृति रही वसुधैव कुटुंबकम की, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी नेटिव प्लेस क्या थी, हमें नहीं पता हमारे एंसिएस्टर्स क्या थे। इसी वजह से पूरी दुनिया एक है। इसी वजह से भारतीय ग्रंथों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया एक परिवार है। उसी भावना को हमें भी आगे लेकर के चलना है। केवल एक देश का डंका बजाने से कुछ नहीं होने वाला।